डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसे हम डिफाइन करते हैं। इसके लिए आप एक चीज याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फन। When hydrogen is bonded with very high electronegative atom like fluorine, oxygen or nitrogen, then strong intermolecular forces exist between molecules which is known as hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a special type of force. ये नॉर्मल डाइपोल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी दो रीज़न्स हैं। जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है तो पहली रीज़न हमें समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाईली पार्शियल पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, हाईली पार्शियल पॉजिटिव। और कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव नहीं दे सकता जितना ये एलिमेंट्स देते हैं। नंबर 2, सेकंड रीज़न जो है वो इसकी ये है कि वो एलिमेंट्स जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, एक मॉलिक्यूल की फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को इस अंदाज में अप्रोच करती है कि वो उससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाह रही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन इतनी पार्शियल पॉजिटिव होती है कि वो लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ऑल्दो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन वो उस नीयत के साथ उसको अट्रैक्ट करता है जैसे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है। तो अप्रोच जो है मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम की वो इस तरह से होती है जैसे वो एक डेटिव बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी वाटर। इस वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, ये दूसरी वाटर में मौजूद हाइड्रोजन हाईली पार्शियल पॉजिटिव है। इसको अप्रोच जब करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे उसे लोन पेयर डोनेट करना चाह रहे हैं। चूंकि लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास HF के दरमियान भी मौजूद होती है, इसे भी हम देखते हैं। HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से HF जो है वो एक वीक एसिड बन जाता है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो एक फ्लोरीन जो है ये इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अप्रोच करेगा ऐसे जैसे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है, लेकिन वो बनेगा नहीं। उसके नतीजे में बनने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। HF का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, इसका जिग-जैग स्ट्रक्चर होता है या हम इसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पर ये एंगल आपको पता होना चाहिए, MCQ में पूछा जा सकता है, 120 डिग्री का होता है। सिमिलरली ये 6 मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आगे जो है वो प्रोसीड करता रहेगा। MCQ एक हम देख लेते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। इनमें आपसे अगर ये पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, तो इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है? दैट इज HF। द रीजन ये है, कोई एसिड तब स्ट्रॉन्ग होता है जब वो जल्दी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे। अगर आप इसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन को एनालाइज करें तो वो हाइड्रोजन आयन एंट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं 2 हाईली पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के दरमियान, तो उनका निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से ये वीक एसिड है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास मौजूद होती है अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर। अच्छा, वैसे इसमें अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा जाए बाय द वे तो वो HI होता है, हैलोजन एसिड में। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ
ammonia. Another important thing you must remember, how to determine number of hydrogen bonds. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद का पता क्या लोन पेयर से चलता है, या हाइड्रोजन एटम से चलता है, या दोनों से चलता है? कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे? देखें, अगर हम डिस्कस करें लेट्स से इसमें HF को, तो HF में 3 लोन पेयर है, 1 हाइड्रोजन एटम है. अगर हम डिस्कस करें इसमें अमोनिया को, तो उसमें 1 लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन एटम है. अगर हम डिस्कस करें वाटर को, इसमें 2 लोन पेयर है और 2 ही हाइड्रोजन एटम है. अब आपने कैसे इसे याद रखना है, जो लीस्ट नंबर होगा इन दोनों कॉलम्स में से उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे. मींस अगर 3 लोन पेयर है, 1 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 1 बनेगा. 1 लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन एटम, अगेन 3. जो लीस्ट नंबर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद होगी. 2 लोन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आपके पास ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे. इसी से it means that water can form 2 hydrogen bond per molecule, while HF can form only 1 hydrogen bond, ammonia can form only 1 hydrogen bond. Another important MCQ, ऑप्शन है हमारे पास HF, ऑप्शन है हमारे पास H2O, चार्ली ऑप्शन इज NH3 and delta option is HCl. My question is, which of the following has strongest hydrogen bonding? अगर आपसे ये पूछा जाए इनमें किस में strongest hydrogen bonding है, then your answer will be water. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वाटर में. लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, then strongest hydrogen bond is present between the molecules of HF. ये क्या चीज है? अगर आप एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो HF के अंदर मैक्सिमम है. इतना डिफरेंस किसी और चीज में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड HF में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. लेकिन जब आप बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करेंगे, तो वाटर चूंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो उसके ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. वाटर का एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड HF से वीक है, लेकिन ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये कह लें कि वाटर के 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलके HF के एक स्ट्रॉन्ग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हम इसमें मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. आपने ये नहीं सोचना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके अलावा किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है. इस हवाले से हमारी बुक में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल कोड की गई है. एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर. 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने में मिलती है. एक और मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता चलूं. अल्फा ऑप्शन है मेरे पास एसीटोन, बीटा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, चार्ली ऑप्शन है बोथ, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सो माय आंसर इज नन ऑफ दिस. इनमें से किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता. याद रखिए, अगर एसीटोन प्योर है या क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल प्योर है तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. अगर ये प्योर फॉर्म में होंगे, अलग अलग बीकर्स में होंगे, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी.
अब इससे रेलिवेंट हम डिस्कस करते हैं जी आइस को, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने आमतौर पर पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, जब आप उसे कूल डाउन करते हैं तो वो श्रिंक होती है। लेकिन वाटर का जो बिहेवियर है इस हवाले से वो बड़ा डिफरेंट है। अगर आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख के हीट अप करना शुरू करें तो वाटर 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक और फिर 4 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को एक्सपैंड होना चाहिए, लेकिन वाटर यहां पर इस रीजन में कंट्रैक्ट होता है, हालांकि इसे थ्रू आउट एक्सपैंड होना चाहिए, और 4 के बाद ये एक्सपैंड होता है। जबकि नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि किसी भी चीज को आप हीट अप करें तो वो 0 से लेकर 100 तक थ्रू आउट क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब 0 से 4 तक आएंगे तो आपके पास वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करेगी और वॉल्यूम डेफिनेटली फिर डिक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। 4 से जब 100 पर जाएंगे, चूंकि एक्सपेंशन हो गई है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर आपको आपसे पूछा जाए इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज चेंज फ्रॉम 0 to 4, तो 0 to 4 तो वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होगी। मैं इसे फर्दर एलैबोरेट करता हूं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, आप 100 से वापस आ रहे हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, तो 100 से 0 तक थ्रू आउट वाटर को कंट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 100 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर कंट्रैक्ट होता है और 4 से 0 तक वाटर दोबारा से एक्सपैंड हो जाता है। अब अगर हम देखें तो जब ये कंट्रैक्ट हुआ है तो यहां पर इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब ये एक्सपैंड हुआ है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें एक रिजल्ट यहां से मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मेरे पास जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, जब मैं इसकी तरफ आता हूं, चाहे इसे हीट करते हुए इसकी तरफ आता हूं, चाहे कूलिंग करते हुए, मैं 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जब जाऊंगा तो वाटर हमेशा अपनी डेंसिटी इंक्रीज करता है। 0 से 4 पर आए, डेंसिटी इंक्रीज हुई, 4 से अवे गए, डेंसिटी डिक्रीज हुई, 100 से 4 पर आए, डेंसिटी इंक्रीज हुई, 4 से अवे गए, डेंसिटी डिक्रीज हुई। सो इट मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर वेयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज पोजेस्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, जब आप वाटर से आइस बनाते हैं तो 9% एक्सपेंशन होती है, 9% एक्सपेंशन टेक प्लेस। इसको यूटिलाइज करते हुए इस कंसेप्ट को मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। लेट्स से आपके पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रीजेस, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को आपने फ्रीज किया है। द वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी, अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, आप उसे फ्रीज कर देते हैं तो आइस का, उससे जो आइस बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। अल्फा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, चार्ली ऑप्शन है 108 सेंटीमीटर क्यूब, बीटा ऑप्शन है 91 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेल्टा ऑप्शन इज 109 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा हमारे पास 109 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे? अगर आपके पास वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब था, ये एक्सपैंड हुआ है कितना, 9%। तो 100 का अगर हम 9% डिटरमिन करेंगे दैट विल बी 9। इट मीन्स कि इसके वॉल्यूम में 9 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो जाएगा। तो 100 में जब 9 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो जाएगा तो वो 109 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपने
ये घर में ऑब्जर्व किया होगा, जब आप वाटर का बाउल फ्रीज करने के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर एक हनीकॉम्ब शेप बन जाती है, वाटर एक्सपैंड होता है, वो इस वजह से बनती है। तो हमने देखा कि वाटर 9% एक्सपैंड हो जाता है। जब वाटर 9% एक्सपैंड हो जाता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यही रीज़न है कि जो आइस है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल इस तरह से पॉसिबल है। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वाटर नीचे लिक्विड रहता है और ऊपर आइस आ जाती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से नीचे वाला जो पोर्शन है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और 4 डिग्री सेल्सियस से वो ड्रॉप नहीं होता। आइस ऊपर फ्लोट करती है। आइस इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। ये फर्दर टेम्परेचर को कम होने से रोक लेती है, जिसकी वजह से आइस नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है। आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारी बुक में इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वाटर टेट्राहेड्रल है। बुक में एक जगह पर वो लिखता है आइस का स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक है और साथ में जो उसने स्ट्रक्चर बनाया वो हेक्सागोनल है। इसमें कन्फ्यूजन है बच्चों में, तो याद रखिएगा बच्चे कि आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रली वो अरेंज इस तरह से होते हैं कि वो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल को बना देते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल जनरेट कर देते हैं। आप ये समझ लें, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होकर हेक्सागोनल यूनिट सेल डेवलप कर देते हैं। ये आपके पास कैसा है जी? हेक्सागोनल। ये आइस का है यूनिट सेल। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ओवरऑल जो आइस का स्ट्रक्चर बनता है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आइस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूबिक। इसका यूनिट सेल कैसा है? हेक्सागोनल। उस यूनिट सेल में वाटर की अरेंजमेंट कैसी है? टेट्राहेड्रल। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली in hexagonal unit cell of ice to generate a cubic structure of ice। तो इन तीनों चीज़ों में इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कुछ बुक में कुछ इस तरह से लिखा है कि इनमें आमतौर पर बच्चे जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, तो ये आपने बड़ा क्लियरली इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।